बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे किचन गार्डन के संबंध में, न्यूट्री गार्डन के संबंध में। किचन गार्डन का मतलब होता है कि अपने घर के आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम लोग किचन गार्डन में सब्जी की खेती करते हैं, फल की खेती करते हैं, साथ ही साथ और भी जो भी आइटम्स है जो आवश्यकता हम लोगों को घर में पड़ती है, जैसे नींबू है, पपाया है, केला है, ये सब की थोड़ा सा हम लोग खेती करते हैं। जो बचा हुआ ज़मीन है उसमें हम लोग इसकी खेती करते हैं। जो डेली बेसिस पे जो हमको आवश्यकता होती है, साग सब्जी, जो कि हम लोग बाज़ार पर निर्भर रहते हैं। तो बाज़ार में आप बच्चों देखते हो कि कितना इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग आजकल हो रहा है, जिससे कि हमारा जीवन जो है वो परेशान है। हम लोग डेली हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। गांव में आप देख रहे हो कि कैंसर पहले हम लोग सुना करते थे, लेकिन आजकल कैंसर का बहुत बड़ा रूप ले लिया है। और आपके ज़िला में ही सतरकटिया ब्लॉक है जहाँ पर कैंसर का बीमारी सबसे ज़्यादा है। तो इसको हम कैसे रोकथाम करें जिससे कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हर ढंग से सुरक्षित रहे, चाहे वो कीटनाशक दवा से सुरक्षित रहे, बाज़ार में हम डिपेंड नहीं रहे सब्जियों के लिए। तो सब्जी हम लोग कहाँ से लें, इसके लिए हम लोग आज लोग बात करते हैं किचन गार्डन पे, न्यूट्री गार्डन पे, जिससे कि हमारा रोज़ाना का जो सब्जी हम लोग मार्केट पे डिपेंड नहीं हो करके अपने बाग जो अपना हमारा किचन गार्डन है उस पे हम लोग डिपेंड रहे हैं, जिससे कि हमारा सब्जी सही ढंग से हमको प्राप्त हो जाए। उसी में हम बात करते हैं। मान लो सपोज कि हमारा 100 स्क्वायर मीटर या 200 स्क्वायर मीटर का अगर हमारे ज़मीन छुटा हुआ है, तो उसमें हम लोग आवश्यकता के अनुसार, मौसम के अनुसार हम लोग खेती करेंगे, जिससे कि हमारा न्यूट्री गार्डन से आवश्यकता के मुताबिक हम लोग सब्जी प्राप्त कर सकते हैं। मूली भी काफ़ी कॉस्टली है, इसको हम लोग उगा करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। साग है, सबसे सिंपल चीज़ है साग। धनिया पत्ता है, इसको हम लोग उगा सकते हैं। आप आज जाओगे बाज़ार में तो धनिया पत्ता कम से कम 20 रुपया का 50 ग्राम देता है ना। अगर उसको हम लोग उगा सकते हैं और उससे हम लोग फ्रेश सब्जी हम या चटनी कहिए, चटनी के रूप में व्यवहार करते हैं ना धनिया का, तो चटनी बना करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद मूली है, मूली को भी आप कर सकते हो। साग है, लाल साग है या हरा वाला साग है, उसको भी हम छींट देते हैं और उसको हम बाग में, तो उसको भी हम उखाड़ कर ले आएंगे तो फ्रेश हमको साग मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि केमिकल फ्री जो चीज़ है हमको प्राप्त होगा और इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, हमारा परिवार सही रहेगा, जिससे कि हम अच्छा चीज़ खा सकते हैं। मैं आरती आनंद BSc एग्रीकल्चर की स्टूडेंट। मैं आप लोगों को यहाँ पे मखाना के बारे में और धान और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस के बारे में बता रही हूँ। अभी हम सब मिलके देखेंगे भी और उसके बारे में जानकारी भी देंगे। ये बस हमारे इलाके में ही फेमस है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में होता है। और सबसे ज़्यादा जो है हम लोग को जानकारी है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं उतना यूज़ कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, इवन कोसी इलाका में ही होता है और यहाँ से ही उत्पाद होके प्रोडक्शन होके बाहर जाता है। इसके बाद हमको ज़्यादा नहीं 10 पेड़ लगाना है। सपोज भिंडी लगाना है, 10 पेड़ भिंडी लगा देंगे। टमाटर का सीजन आ गया तो टमाटर हम 10 पौधा लगा देंगे, मिर्ची 5 पौधा लगा देंगे, है ना। इसी ढंग से और भी चीज़ें हैं, गोभी है, हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे, 10 गोभी लगा देंगे, 10 ठो पत्ता गोभी लगा देंगे और मिर्ची लगा देंगे 10 पौधा। कि आवश्यकता के मुताबिक हमको सब्जी लगानी है किचन गार्डन में या न्यूट्री गार्डन में। अब है कि कुछ हमको फल भी लगा लेना है, जैसे नींबू की आवश्यकता डेली पड़ती है
और हम बाज़ार से जो नींबू लाते हैं उसका टेस्ट और जो हम अपने किचन गार्डन से जो नींबू लाएंगे उसका टेस्ट में काफ़ी अंतर होता है। अंतर होता है कि नहीं? तो फ्रेश रहेगा। हम किसी को नींबू का चाय ऑफर कर सकते हैं, हम अपने घर में नींबू का चाय व्यवहार लाएंगे। हम दूध का चाय नहीं पिएंगे, है ना। दूध का चाय पीने से बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर गैस का प्रॉब्लम होता है। अगर लेमन टी हम लोग व्यवहार में करेंगे तो बहुत टेस्टी होता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में। लेमन ग्रास भी लगा सकते हैं आप, है ना। जब नींबू नहीं रहे तो आप लेमन ग्रास का पत्ता तोड़ करके आप रख दोगे तो काफ़ी टेस्टी होता है कि नहीं। तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखना है। दूसरा है कि आप केला की खेती कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, हम एक पौधा केला का लगा देंगे जो कि टेबल पर्पस में यूज होता है। दूसरा सब्जी वाला पर्पस में भी यूज होता है, वैसा केला का पौधा हम लगा देंगे। बात समझे? तो ज़्यादा नहीं लगाना है, एक एक पौधा लगाना है। अब बात रही किस साइड लगावे। केला तो बड़ा होता है ना पौधा, तो उसको किस साइड लगाएं। तो ध्यान में रखना है कि जिधर से सूरज आती है, सूरज की रोशनी आती है, उस तरफ हमको छोटा पौधा लगाना है। और जिधर से हमारा नॉर्थ साइड में अगर रहे या फिर पश्चिम साइड में रहे बड़ा पौधा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी पूरब से आती है और दक्षिण से आती है, और उत्तर साइड से जो है सो आपका अगर बैक में बड़ा पौधा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें ना ये कतरनी है और इसको 120 से 130 सेंटीमीटर बस इसका हाइट होता है, उससे ज़्यादा इसका हाइट नहीं जाता। और ये 150 दिन में हो जाता है। रबी होता है, खरीफ होता है और जायद होता है। रबी, खरीफ और जायद तीनों को 3 कॉलम बनाओ। हाँ। और से जस्ट बगल में लिखो, हाँ। बगल में लिखो खरीफ और जायद। हाँ। कॉलम बनाओ, गर्मा, है ना। तो हाँ, तो रबी में क्या लेते हैं? जायद। या रबी में कौन कौन सा फसल लेते हैं? तो पहला लिखना। हाँ, जो भी आप बताएंगे। हाँ, रबी में कौन सा फसल लेते हैं बेटा बताओ? रबी में खासकर हम लोग गेहूं की खेती करते हैं, करते हैं ना। मक्के की खेती करते हैं, गेहूं करते हैं, मक्का, हाँ। जितना तिलहनी है, तिलहनी में सरसों हो गया, तीसी हो गया, तिलहन में आपको दलहन की खेती। हाँ, दलहन में क्या करते हैं? खासकर मसूर करते हैं, हाँ। तो ये सब इसकी अवधि, हाँ, अवधि है कि रबी कब से कब तक होता है। रबी देखिए हम लोग अक्टूबर में लगाते हैं, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और ये मार्च अप्रैल तक कटता है। रबी के बाद जायद आता है ना, अप्रैल। हाँ, वो उसका समय है अप्रैल से लेकर के जून तक, मई जून तक, ठीक है। हाँ, जून तक में कटनी। हाँ, और इसके बाद जो खरीफ आता है वो जून से शुरू होता है और आपका सितंबर तक चलता है। कि रबी में हम लोग मक्के की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, मेनली तिलहन करते हैं, दलहन करते हैं, है ना। और खरीफ में क्या करते हैं कि खरीफ में हम लोग बेसिकली इस लोकेलिटी में हम लोग धान की खेती करते हैं, धान करते हैं। धान के बाद और क्या करते हैं हम लोग? धान के बाद बताओ, मक्के की खेती भी करते हैं। जहाँ ऊंचे स्थान है वहाँ मक्का के भी। बेटा ऐसा है कि खरीफ में भी मक्का होता है, खरीफ में भी अनुकूल वातावरण हो, अनुकूल अगर हाँ ऊंचा जहाँ है, अपलैंड जहाँ है, वहाँ पे हम लोग मक्के की भी खेती करते हैं खरीफ में, ठीक है। इसके बाद दलहन में हम लोग दलहन में उड़द भी करते हैं, हाँ, उड़द की खेती करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? अरहर की खेती करते हैं। तो ये चीज़ है, उड़द अरहर जो है हम लोग खरीफ में करते हैं। बात समझ गए? हो सकता है कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट में उड़द की खेती तो होता ही है, उड़द के बाद अरहर की खेती हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जायद में मिलनी जो है गर्मा मौसम में हम लोग कहते हैं, इसमें जो है हम लोग मूंग की खेती करते हैं, मूंग की खेती करते हैं, उड़द की खेती करते हैं।
पटसन की खेती करते हैं। उड़द पटसन। हाँ, पटसन, पटसन समझ रहे हो ना, पटुआ या रस्सी जो मानते हैं उसका हाँ, उसकी खेती करते हैं। और मक्के की भी खेती करते हैं, ये खरीफ में भी करते हैं, रबी में भी करते हैं। लेकिन बेसिकली रबी का जो मक्का होता है काफ़ी ईल वाला मक्का होता है। रबी में काफ़ी ईल वाला मक्का होता है। खरीफ में क्या लगता है, गर्मा में क्या लगता है और रबी में क्या लगता है, तो ये सारी चीज़ जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। मालदा आम खाएंगे, सब टाइप का खाएंगे। इस स्ट्रीम में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास अनिवार्य है कि 10वीं 12वीं करने के बाद ही आप अपना सेक्शन कर 12वीं। हाँ 12वीं विज्ञान से हो तो ज़्यादा अच्छा है। तब आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल और एग्रीकल्चर का स्कोप बना रहता है। आप एग्रीकल्चर का BSc में जैसे एडमिशन लोगे तो आपको स्टाइपेंड शुरू हो जाता है। 2000 रुपया आज के डेट में बिहार में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, BSc करते हैं, उनको पर मंथ 2000 रुपया मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत ही कम खर्च में हमारे BSc लोग कर लेते हैं। ये जो होता है ना, ये हम यहाँ पे तैयार करते हैं, ठीक है, खुद से। जैसे कि ये मालदा का वैरायटी है, तो हम मालदा का वैरायटी जो बनाते हैं ना, जैसे कि हम नॉर्मली गुठली फेंक देते हैं, तो वो जो आम निकल के आता है उस गुठली से, तो उसमें फिर हम ये जैसे मालदा का कोई पेड़ लाए खरीद के, उसमें फिर ज्वाइंट कर दिए और फिर वहाँ पे वो रैपिंग करके फिर वहाँ लगा देंगे तो इसी से तैयार होता है मालदा। ऐसे ही तैयार होता है जर्दालू, जो भी है मतलब कलमी आम जो भी होता है वो ऐसे ही तैयार होता है। तो उसी से हमारा ये ऑर्चिड बनता है। सेम मतलब है इसमें, गुआवा में भी सेम ही कंडीशन है। अभी मखाना में GI टैग मिला है ना। GI टैग जो है आपका शो करता है कि नेशनल लेवल पे क्या आपका आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए GI टैग का रिकॉग्निशन होता है। ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग है ना, उसका GI टैग बोलते हैं, उसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग। तो उसमें क्या है कि आपका नेशनल लेवल पे पहचान बनती है फार्मर्स का, वहाँ के लोगों का, कि देखिए मखाना कहाँ का है, तो बिहार का है। बिहार में कहाँ का है, तो कोसी जोन का है, पूर्णिया है, सहरसा है, दरभंगा है। कोसी जोन का मखाना जो है, खासकर सबौर मखाना 1 जो वैरायटी है काफ़ी फेमस है और काफ़ी उपजाऊ है। पान में GI टैग मिला है, जो कि बख्तियारपुर में मगही पान के लिए GI टैग दिया गया है। इसके बाद हमारा जर्दालू मैंगो है। जर्दालू मैंगो भी आपका भागलपुर से डेवलप किया गया है और ये GI टैग मिला है। जितने हम बोल रहे हैं ये सब GI टैग वाले हैं। इसके बाद जो है भागलपुर कतरनी चूड़ा जो खाते हैं पूजा पाठ में, हाँ, तो उसके लिए भी GI टैग मिले हैं। जिस मैंने चीज़ में GI टैग मिला है उसका नेशनल लेवल पे उसका माने आइडेंटिटी बनी है कि इसका GI टैग मिला है। भागलपुर कतरनी पे काम हो रहा है। पहले उसका पौधा 6 फीट 7 फीट होता था, अब उसको बौना कर दिया गया है। बौना करके 3 साढ़े 3 फीट कर दिया गया है। तो एक उपलब्धि है वैज्ञानिक का। तो और भी काम चल रहे हैं हमारे बहुत सारा चीज़ का। और ख़ासकर जो मखाना सबौर मखाना 1 जो बोले हैं, उसका साइड जो है जस्ट हमारा ऑफिस के पीछे, या हाँ वही है सबौर मखाना 1 का वो प्लॉट है। इसी ढंग से बहुत सारे प्लॉट इस साइड में भी कॉलेज का लगा हुआ है ना, और आगे भी फील्ड है हमारा, जो डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड है आगे भी लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए यहाँ पे है। इसके बाद है कि वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट सुनते हो नाम ना, कहाँ इसको यूज करते हैं हम लोग, साग सब्जी में यूज करते हैं ना। इसके बाद कहाँ करते हैं, फील्ड में, क्रॉप फील्ड में करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कैसे होता है, उसका यूनिट बना हुआ है ना। उस यूनिट में जो कंपोस्ट हमारा साल भर में तैयार होता था पहले, अब वर्मी कंपोस्ट में बना करके हम लोग
3 साढ़े 3 महीने में तैयार कर लेते हैं। बस समझ गए। बस केचुआ रखा जाता है। वर्मी कंपोस्ट में ज्यादातर यूज वही होता है, केचुआ ही। तो मतलब इसमें रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें क्या? नहीं, इस खरीद के लाते हैं और इसमें रख देते हैं, उसके बाद यूज होता है तो उसमें से निकाल के बस यूज करते हैं। पॉली हाउस को हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे दीदी का कहना था, उससे हमको ये समझ में आया कि किसी भी सीजन के फ्लावर्स को, किसी भी वेजिटेबल्स को अगर लगा सकते हैं, उपजाना है तो ये एक हमारे पास ऑप्शन एक ये भी है और एक वो भी। इसमें थोड़ा सा गरम रहता है क्लाइमेट, क्योंकि पूरा सील किया हुआ। नहीं, दोनों सेम रहता है। अच्छा। उसमें थोड़ा सा ठंडापन रहता है, इसमें थोड़ा सा गर्म सा, लेकिन एग्जॉस्ट इसमें भी रहता है। इसमें एसी का जरूरत होता है। हाँ, गेहूं जो भी लगाते हैं उसमें हार्वेस्टिंग सब काम ये करता है। हाँ, जैसे रह जाता है ना मिट्टी, उसके बाद वो करने के बाद ट्रैक्टर से जो कराते हैं उसके हाँ, उसके बाद ये वो उसका मिट्टी को कटिंग करके क्लीन कर देता है। इसमें सीड रखते हैं और ये प्रोसेस है, इससे सीड गिरते रहता है। जैसे ट्रांसप्लांटिंग होता है ना धान में होता है ना ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है? ट्रांसप्लांटिंग मतलब उखाड़ते हैं एक जगह से, पहले वो लगाते हैं, उसके बाद फिर उखाड़ के दूसरी जगह जो लगाते हैं उसी को ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं। ये डमरू का साइज का है ना, इसको खोल के इसके अंदर बीज डालते हैं और फिर ये हाथ से ही चलाते हैं। कोई भी बीज जो भी लगाना होता है इसका, हाँ, इधर से ये जैसे ये घूमेगा ना, हाँ, ये भी मूव होगा तो गिर जाता है। के माध्यम से होगा, पता तो बच्चों के माध्यम से ज्यादा होगा, है ना? तो आप लोग इसको प्रचार करो कि भाई देखो, मंडन भारती कृषि महाविद्यालय आपका सहरसा में है, जो अगवानपुर में अवस्थित है, और आप लोग अच्छे से पढ़ो ताकि वहाँ एडमिशन हो, तो आप यहाँ भी रह करके पढ़ सकती हो, है ना? एग्जाम देना पड़ता है बच्चे। वो एग्जाम आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा कंडक्ट की जाती है, और एग्जाम दोगे फिर कंपटीशन होगा, कंपटीशन में फेस करोगे तो सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में जहाँ इच्छा होगा आप एडमिशन ले सकते हो। लोग पहला चॉइस तो सबौर देता है, भागलपुर देता है, दूसरा चॉइस पूर्णिया है, या डुमराव में भी एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया है पश्चिमी जोन में। पूर्वी जोन में आपका किशनगंज भी है एग्रीकल्चर कॉलेज, पूर्णिया है, सहरसा है। अब तो माने हर जोन में एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया है। उधर पश्चिमी में जाओगे तो आपका डुमराव में है एग्रीकल्चर कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज आपका आरा में है, हॉर्टिकल्चर कॉलेज नालंदा में है। माने सीरीज से 1-2 डिस्ट्रिक्ट के बाद माने कि एग्रीकल्चर कॉलेज है। और कृषि विज्ञान केंद्र तो आपके हर डिस्ट्रिक्ट में है। जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आपको कृषि विज्ञान केंद्र मिलेगा।